अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, BBA 4। बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 14 तक जो है वो हमारा सिलेबस कवर हो गया है। आगे लेक्चर नंबर 15 है। ये लास्ट लेक्चर है आपके 3rd वीक के सिलेबस का आफ्टर मिड टर्म्स, ठीक है। यानी कि लेक्चर नंबर 15 जो है ये 15 तक, यानी कि 11 से लेके 15 तक, लेक्चर नंबर 11 से लेके लेक्चर नंबर 15 जो हैं ये आपके मिड टर्म्स के बाद ये आपके 3 वीक्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये 5 लेक्चर्स, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 15 भी हो जाएगा तो 3 वीक्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 से हम नेक्स्ट 4th वीक का जो है वो हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे। सो एनी हाउ बेटा, लेट्स स्टार्ट। आज का लेक्चर बहुत ईजी है, शायद हो भी बहुत कम टाइम पीरियड का, लेकिन इजी है। मींस कि मैंने बस कीवर्ड्स ही मेंशन किए क्योंकि ग्रुप बिहेवियर के बारे में है। कीवर्ड्स मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी आपको सुनने से होगी, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि राइटिंग में ये आपको बहुत कम लेक्चर नज़र आए, लेकिन सुनने में और कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करने में आपको इस टॉपिक की ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और एंड आई होप सो बेटा कि आप सब लोगों को लेक्चर्स मिल रहे हों और आप लोग पढ़ भी रहे हों। अगर किसी की कोई भी क्यूरी हुई तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमारा पिछला लेक्चर नंबर 14 था, उसमें हमने ग्रुप बिहेवियर के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था कि ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, ग्रुप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर ग्रुप बिहेवियर के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशंस को कैटेगराइज किया। और इसके बाद जो है वो हमने इवन टाइप्स ऑफ ग्रुप्स को जो है वो कैटेगराइज़ किया। तो आज जो है वो हम फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं। बेटा फाउंडेशन का शायद पहले भी मैंने आपको किसी लेक्चर में कॉन्सेप्ट दिया है कि फाउंडेशन हर उस फैक्टर को कह सकते हैं जो फैक्टर किसी चीज़ की, या जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक की बुनियाद बनाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक माइनर सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई भी घर बनाना शुरू करना हो तो जब तक घर की बुनियाद, उसकी फाउंडेशन ना रखी जाए, उसकी बेसिस ना रखी जाए, जिसको कि हम नी का लफ्ज़ बोलते हैं, यानी कि नींव डलना ना, मतलब वो जो मिट्टी से पूरा एक ग्राउंड को लेवल करना, वो जो नी होती है ना, वो उस घर की मजबूती होती है, वो उस घर की फाउंडेशन होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हर टॉपिक जो आप डिस्कस करते हैं उसकी अपनी कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन फैक्टर्स होते हैं, फाउंडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स की बुनियाद पे वो टॉपिक एक्चुअली बिल्टअप हुआ होता है, ठीक है। तो बेटा आज जो है वो हमने पढ़ना है कि ग्रुप बिहेवियर एक्चुअली इसकी फाउंडेशंस क्या हैं। जब ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो मेनली फॉर्मली या इनफॉर्मली, वैसे हमने 6 तरह के ग्रुप्स पढ़े हैं, लेकिन फॉर्मली या इनफॉर्मली जो है जो कॉमन फैक्टर्स हर एक के माइंड में होते हैं, बेसिक फैक्टर्स जो हर एक के माइंड में होते हैं, फाउंडेशन फैक्टर्स जो हर एक के माइंड में होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। इवन दो कि अगर आप फ्रेंड्स भी आपस में ग्रुप बनाएं तो जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो वाली सारी बाकायदा चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी नहीं है, हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, ग्रुप्स बना रहे होते हैं, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बाय नेचर हमारे माइंड्स में ये होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो बेटा लेकिन सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर को स्टडीज़ करने से पहले आपको ग्रुप के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप एक्चुअली क्या होता है। वैसे मैंने लेक्चर नंबर 14 में आपको एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बता दी थी कि मोर देन 2 पीपल, इंटरडिपेंडेंट पीपल होते हैं और टुगेदर फॉर अ मेन पर्पस के लिए वो इकट्ठे होते हैं, इस किस्म के मैंने आपको बताए थे। लेकिन बेटा बेसिकली जब ग्रुप बनता है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से इसकी एग्जांपल देने जा रही हूँ
इस ग्रुप में कुछ ना कुछ रोल्स होते हैं, जैसे कोई ड्रामा हो गया, कोई मूवी हो गई, तो उसमें डिस्कस करते हैं ना कि इसका रोल ये है, इसका रोल ये है, इसका रोल ये है। इसी तरह से जब आप यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन होता है या कॉलेजेस में या स्कूल्स में कोई फंक्शन होता है, तो अगर वो फंक्शन 2 से 4 लोग मिलके एक ड्रामा या टैब्लो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस ड्रामा या टैब्लो में अगर 4 लोग भी हैं तो उन चारों का अलग अलग से रोल होता है, जो कि अलग अलग मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और ग्रुप्स ज़ाहिर सी बात है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए जा रहे हैं तो वो किसी न किसी बिज़नेस पर्पज़ के लिए बनाए जा रहे होंगे। तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, तो किस ग्रुप में किस एम्प्लॉय को रखना है और क्यों रखना है, ये जो लीडर होते हैं या ग्रुप मेकर्स होते हैं या जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको ये बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा एम्प्लॉय किस कैलिबर का है और कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर सकता है। तो फिर डेफ़िनेटली जो है वो इस पे फिर उन सारे एम्प्लॉयज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को और सारे एम्प्लॉयज़ की जो एबिलिटी है टू डू द वर्क, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए अल्टीमेटली जो पर्पस होगा ग्रुप को अचीव करने का, वो ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज़ कि मैं आपको यही एग्जांपल एक नॉर्मल लाइफ में देती हूँ। लेट्स सपोज़ कि मैं आपकी क्लास में ग्रुपिंग होती है किसी असाइनमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। सो अब आपकी क्लास में अगर आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर ऑफ़ योर स्टूडेंट्स, बट लेट्स सपोज़ कि अगर 28 पेपर्स मैंने चेक किए हैं मिड टर्म के, तो लेट्स सपोज़ कि 28 ही हो गए। सो अब आपकी स्ट्रेंथ ओवरऑल जो एक क्लास की है वो 28 है, ठीक है। यानी कि एक बिज़नेस आप समझ लें कि आपकी क्लास BBA 4 जो है वो एक बिज़नेस है, ठीक है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 28 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। उन 28 एम्प्लॉयज़ में से हर एम्प्लॉय का कैलिबर, मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, कंप्रिहेंसिव लेवल, बॉन्डिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, फ्रेंडशिप लेवल, लीडिंग लेवल, कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज़ जो हैं वो हर दूसरे बंदे से डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे जिनको अगर इंडिविजुअली भी काम करने के लिए दे दिया जाए, यानी कि उनको किसी ग्रुप का हिस्सा ना बनाया जाए, तो वो परेशान नहीं होते उन चीज़ों से। वो कहते हैं कि सर मैम हम कर लेंगे इंडिविजुअली से, लेकिन हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जब उनको इंडिविजुअली काम दिया जाता है तो वो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि यार ये काम करना कैसे है, एक दूसरे से कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि तुमने कैसे किया है, मैं कैसे करूँ, ये वो वगैरह इस तरह से, ठीक है। लेकिन एनी हाउ हर एम्प्लॉय की, हर स्टूडेंट की अपनी एक कैपेबिलिटी है। तो जब इन 28 स्टूडेंट्स को लेट्स सपोज के कितने ग्रुप्स बनाए जाएँ, 4 5 बार 25 7, यानी कि 4 ग्रुप बनाए जाएं और उनमें 7 मेंबर हों एक ग्रुप में, तो टोटल 4 ग्रुप बनते हैं, बिकॉज 7 4 28, ठीक है। तो अब ये जो 4 ग्रुप हैं, अब उसमें 7 मेंबर हैं, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स आपकी क्लास के जिनकी CGPA अच्छा आता है, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनकी प्रेजेंटेशंस अच्छी होती हैं, जिनकी असाइनमेंट्स अच्छी होती हैं, जो गुड बुक्स में हैं टीचर्स की, वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि यार हम जो 7 लोग हों ना एक ग्रुप में, वो हम 7 एक जैसे ही हों, ठीक है, जो पढ़ने में भी अच्छे हों, सारे इस किस्म, यानी कि ये जो सारी एबिलिटीज़ हैं वो सारे अब जाहिर सी बात है वो फिर सारे लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि अच्छा यार ये 7 अच्छे लोग हैं, तो हाँ ये हमारा एक ग्रुप है। बाकी के जो लोग जो बाकी की जिनकी अपनी फ्रेंडशिप के लिहाज से भी ग्रुपिंग है अगर, तो वो अपनी फ्रेंडशिप के लिहाज से देखेंगे अच्छा यार ये 7 लोग जो हैं ये हमारा ग्रुप है। बाकी के 7 लोग अपने लिहाज से देखेंगे, बाकी के 7 लोग अपने लिहाज से देखेंगे।
अब लेट्स सपोज़ कि इन 7 के 7 ये जो 4 के 4 ग्रुप्स आपकी क्लास में बने हैं, ये एक ही मकसद के लिए बने हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब आउटकम आएगी, जब हर ग्रुप अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और आउटकम आएगी, तो हर ग्रुप की डिफरेंट होगी। हर ग्रुप की आउटकम डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि उस ग्रुप में काम करने वाले जो रोल्स हैं, उस ग्रुप में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके रोल्स डिफरेंट हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से हर ग्रुप की जो आउटकम है, चाहे वो सेम पर्पस के अगेंस्ट है, लेकिन वो डिफरेंट होगी। तो बेटे इसी तरह से ग्रुप की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि इसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं। नॉर्म्स का मतलब कि रूल्स रेगुलेशंस। कुछ पहले से लेट सपोज़ कि अगर हाशिम का, अनम का, मुझे नेम अब भूल गए हैं आप स्टूडेंट्स के, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, बाय फेस जो है वो इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिन जिन की याद हैं, मुझे हाशिम याद हैं, सिद्रा याद हैं, अनम 2 अनम हैं वो याद हैं, अब्दुल्ला याद हैं, हसीब है, हसैन है, पता नहीं, हसीब याद हैं, और कौन सा स्टूडेंट है आपकी क्लास का? जो मुझे याद है, इसके अलावा मुझे यस वो यहिया, उसका नेम चूँकि डिफरेंट है इस वजह से वो मुझे याद रह गया है। और बस इनकी ये टोटल 6 से 7 लोग हैं जो मुझे आपकी क्लास के याद हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ कि ये 7 लोग जिनके मैंने नेम अनाउंस किए हैं, बाकी स्टूडेंट्स बेटा सॉरी मुझे आपकी नेम्स नहीं याद, बाकी शक्लें तो याद हैं लेकिन नेम्स नहीं पता, इस वजह से मैंने वो बोले नहीं है, तो आप माइंड नहीं करिएगा कि मैम ने जो है वो प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स के नेम बोले हैं, कुछ ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है, जो मुझे याद थे वो मैंने बोल दिए, ठीक है। अच्छा बेटा लेट्स सपोज़ कि जो नेम मैंने मेंशन किए हैं, ये 7 लोगों का एक ग्रुप बन गया, ठीक है, और उन 7 लोगों का लीडर जो है वो हाशिम है, ठीक है। और हाशिम ग्रुप जब बन गया या बन रहा था, तो हाशिम बता रहा था कि हमारे ग्रुप के ये नॉर्म्स होंगे, ये रूल्स होंगे, ये रेगुलेशंस होंगे, जिसने इन रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट काम किया वो हमारे ग्रुप का मेंबर नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये तो एक जनरल एक फ्रेंडशिप ग्रुप था, एक आम सा ग्रुप था, एक स्टूडेंट ने बनाया, और एक स्टूडेंट के माइंड में हालांकि वो चीज़ें नहीं हो सकती जो एक बिजनेसमैन के माइंड में होती हैं। तो इवन जब बिज़नेस ग्रुप्स बनते हैं तो उनमें भी नॉर्म्स सेट की जाती हैं, स्टेटस सेट किया जाता है। जैसे कि आपकी स्टेटस की एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेंशन किया था बिज़नेस हायरार्की के बारे में, मैनेजमेंट हायरार्की के बारे में, कि सबसे ऊपर सीईओस होते हैं, उसके नीचे डायरेक्टर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, एंड देन असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, और देन लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़, और देन ये वो वगैरह। तो बेसिकली बेटा ये भी जो होता है ये स्टेटस होते हैं, एम्प्लॉय का स्टेटस अलग होगा, सीईओ का स्टेटस अलग होगा, मैनेजर्स का स्टेटस अलग होगा। इवन दो आप अपनी क्लास में देख लें, आपकी क्लास में भी जो है वो एक सीआर होता है, एक जीआर होती है। सीआर का स्टेटस ज़रा ज़्यादा आप कह लें कि हाई होता है, क्योंकि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर उसके बाद उसकी एब्सेंस में या उसकी प्रेजेंस में इवन, या उसको हेल्प आउट करने के लिए या उसके काम को इजी बनाने के लिए फिर जीआर होती हैं। जीआर की एब्सेंस में अगर कोई ना हो तो फिर जीआर की जगह पे किसी और को कंसीडर कर लिया जाता है, सीआर की जगह पे किसी और को कंसीडर कर लिया जाता है। सो दीज आर द स्टेटस विच आर गिवन टू द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, ठीक है बेटा। उसके बाद ग्रुप साइज़ होता है, जैसे आपका ग्रुप साइज़ 7 था। उसके बाद कोहेसिवनेस होती है। कोहेसिवनेस का मतलब ये है कि एक ग्रुप के लोग आपस में किस हद तक जो है वो बॉन्डेड है, ठीक है। जिनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है उनका फिर वो काम भी अच्छे तरीके से करते हैं, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन जब ग्रुप के आपस में मेंबर्स में ही यूनिटी नहीं है, कोहेसिवनेस नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को बियर करना, एक दूसरे को जस्ट दरगुजर कर देना अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है, और अगर किसी में कोई कमी है तो उसको समझाना, उसको बताना कि यार ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो ये सारी कोहेसिवनेस जो है ना, आपका एक आर्टिकल था तो उसमें ये मेंशन था कि जितनी स्ट्रॉन्ग कोहेसिवनेस होती है उतना स्ट्रॉन्ग उस ग्रुप की के रिज़ल्ट्स होते हैं, उस ग्रुप के आउटकम्स होते हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जब आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी अब ग्रुप की, तो जाहिर सी बात है उसमें काम करने वाले लोग भी अच्छा ही काम करेंगे। सो बेटा एनी हाउ ये एक ग्रुप की फाउंडेशन थी। अब हम चलते हैं ग्रुप बिहेवियर की फाउंडेशन के ऊपर। बेटा सबसे पहले तो ग्रुप बिहेवियर में क्या होता है, यानी कि जो ग्रुप बनाने की जो रीज़न्स होती है ना, मैं ये वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि अनसर्टेनिटी,
अनसर्टेनिटी किसी न किसी प्रॉब्लम को लीड करती है, यानी कि जब कोई प्रॉब्लम रेज होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो वो होता है बेसिकली अनसर्टेनिटी। तो जब अनसर्टेनिटी होती है तब ये सोचा जाता है कि यार ग्रुप्स बना देने चाहिए जो इस अनसर्टेनिटी में डील करें। ठीक है, जैसे अभी मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ। इमरान खान ने कोरोना के दिनों में जो है वो टाइगर फोर्स बना दी, जो कि अनसर्टेनिटी के इश्यूज़ को डील करती थी। ठीक है, यानी कि कोरोना टाइगर फोर्स एक ग्रुप ऑफ पीपल था, जितने भी उस फोर्स में जितने भी लोग थे, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन वो सब एम्प्लॉयज़ क्यों बनाए गए, ज़रूरत क्यों महसूस हुई, अनसर्टेनिटी के बेस पे। ठीक है बेटा, अनसर्टेनिटी जो है वो लीड करती है कंसंट्रेट्स को। बेटा कंसंट्रेट्स हर्डल्स होती हैं, वो हर्डल्स जो एक बिज़नेस को अपना गोल अचीव करने से रोकती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि लेट्स सपोज़ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने एक माह का टारगेट बनाया था कि यार मैंने एक माह में 40 बैट्स जो हैं, ये जो बैट बॉल्स, लेट्स सपोज़ के प्रोडक्ट जो हैं वो बैट्स हैं। ठीक है, 40 बैट्स जो हैं वो मैंने प्रोड्यूस करनी है एक माह में। लेकिन एनी हाउ उसकी लेबर वीक थी, उसकी मशीनरी वीक थी, या उसकी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं थी जो वो उस 40 के टारगेट को भी अचीव कर सकती। तो वो चाहे वो लेबर हो, वो मशीनरी हो, वो पॉलिसी हो, लेकिन वो लेबर, वो मशीनरी, वो पॉलिसी एज अ कंसंट्रेट एक्ट करेगी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के पीछे। ठीक है, तो जब ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो अनसर्टेनिटी देखी जाती है, कंसंट्रेट्स देखे जाते हैं, उसके बाद लोगों को चूज़ करके एक ग्रुप की कोहेसिवनेस को चेक किया जाता है। बेटा आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा हो। यस, फिर क्या होता है कि एक ग्रुप की कोहेसिवनेस को चेक किया जाता है। कोहेसिवनेस के बाद फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन किस चीज़ की, जिस मकसद के लिए ग्रुप बनाया गया है उस काम को करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, प्लानिंग की जाती है। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ना समझिएगा कि ग्रुप के बंदों को चूज़ करना है, नहीं, ये फॉर्मेशन वो है जो जिस मकसद के लिए लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में लोगों का जो बिहेवियर होगा ना, यानी कि बिहेवियर जो उनके हेड्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये उनकी फॉर्मेशन है। आगे परफॉर्मेंस लेवल आ जाता है कि वो फिर परफॉर्मेंस होगी, हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम कर रहा होगा। तो बेटा ये बेसिकली 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं ये किसी भी एक ग्रुप की फाउंडेशंस हैं। ठीक है, यानी कि स्टार्ट होगा वो अनसर्टेनिटी से और लीड करेगा वो परफॉर्मेंस तक। ठीक है, अब जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बेटा हमें ये भी पता है कि कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती हैं और परमानेंट होती हैं, और कुछ पीरियड्स जैसे प्रोजेक्ट ग्रुप हो गए वो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होती हैं और नॉन परमानेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया परमानेंट और नॉन परमानेंट। अब बेटा जो परमानेंट जो होंगे वो तो जाहिर सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं, बिज़नेस में बनाए जाते हैं, वो तो एक परमानेंट हेड होते हैं ना। लाइक लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें कि आपके सीईओ हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने बिज़नेस को चलाने के लिए एक परमानेंट ग्रुप बना दिया है, और उस परमानेंट ग्रुप में सर रिजवान है, मैम निगत हैं, और लेट सपोज कि सर क्या नेम है उनका, मेरे जहन से नेम निकल गया, चलिए यानी हाँ मुझे नेम नहीं याद आ रहा, उनका फेस याद आ रहा है, लेकिन मैम निगत और सर रिजवान ये 1-2 लोगों का ग्रुप है। अब ये वो ग्रुप है जो परमानेंट बेसिस पे बन गया है। ठीक है, यानी कि इनको डे 1 से लेके लास्ट डे तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो काम इन्होंने करनी है वो सब इनको पता है। ठीक है, लेकिन इसके इवज़ जो बाकी नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं लेक्चरार हूँ, एक नॉन परमानेंट एम्प्लॉय हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, तो मुझे जैसी ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसी सिचुएशन आती है, जैसी अनसर्टेनिटी आती है, मुझे उस लिहाज से अपना काम करना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ये परमानेंट का तो इशू ही ख़त्म हो गया ना, ये तो हैं ही परमानेंट, इनको अपने काम का भी पता है सब। अब बात करते हैं हम नॉन परमानेंट ग्रुप्स के बारे में। तो बेटा सबसे पहले नॉन परमानेंट ग्रुप जो है वो चलता है इनर्शिया के लॉ के ऊपर। ठीक है, अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया फिज़िक्स की टर्म है। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने FSC या मैट्रिक
साइंस के साथ किया हुआ है उन स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि इनर्शिया क्या है। जिनको नहीं भी पता तो मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा, इनर्शिया जो है वो न्यूटन के 3 लॉ हैं मोशन के। न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उसने मोशन के 3 लॉज पेश किए थे और उसने जो है उसका पहला लॉ ये था जिसको इनर्शिया का लॉ भी बोलते हैं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में उस वक्त तक मूव नहीं करती जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, लाइक लेट सपोज़ कि अब मेरे पास ये हाशिम मेरे बेटे के ट्वाइस हैं, अब वो पड़े हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पड़े हैं, वो चाहे 10 दिन तक पड़े रहे, 5 दिन तक पड़े रहे, अनटिल अनलेस मैं एक फ़ोर्स लगा के इसको रिमूव ना करूँगी या इसको हटाऊँगी नहीं तो ये नहीं हटेंगे। ठीक है, या हवा की वजह से, हवा भी एक फ़ोर्स है, अगर ये उसकी वजह से हटती हैं तो इसी तरह से जो नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको काम करवाने के लिए उनसे उन पे फोर्स अप्लाई करना पड़ती है, इनके उनको ऑर्डर्स देने पड़ते हैं। ठीक है, सो जब ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले उनको एक टाइम मेंशन किया जाता है कि मैम सर ये आपका टाइम पीरियड है, आपने इतने टाइम पीरियड में ये काम करना है। ठीक है, अब जैसे हमें कहा जा रहा है कि हम जैसे हमें है कि हमने जो है वो एक मंथ में आपके इतने लेक्चर जो है वो कवर करने हैं, सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द थिंग्स विच आर बीइंग टोल्ड टू अस। ठीक है, उसके बाद बेटा वो जब हमें टाइम बता दिया जाता है, हमें काम बता दिया जाता है, तो उसके बाद वी आर ऑल द पीपल इन द नॉन परमानेंट ग्रुप आर इन द मूविंग स्टेज। मूविंग स्टेज मीन्स कि हम सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लाइक लेक्चर्स की प्रिपरेशन होगी, असाइनमेंट का देना, असाइनमेंट की चेकिंग और लेक्चर को डिलीवर करना, अपलोड करना, ये सारा काम। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्पज़, फिर ये जो लास्ट स्टेप होता है नॉन परमानेंट में, ये अकॉर्डिंग टू टाइम चलता है। ठीक है, मैंने टाइम को इसीलिए अलग से मेंशन किया कि जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है वैसे वैसे वो पर्पज़ एग्जीक्यूट होता चला जाता है। जैसे टाइम के साथ साथ आप लोगों के लेक्चर जो है वो अपलोड होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बर्डन जो है हमारा भी कम होता चला जा रहा है कि अच्छा यार काम हो तो रहा है ना। सो इट मीन्स कि एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्पज़ जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती रहती है। तो बेटा ये फाउंडेशन से आपकी कुछ ग्रुप बिहेवियर की विच इज़ वेरी इजी। लेकिन मैं आप स्टूडेंट से ये ज़रूर कहूँगी कि जब ये अगर ये आप लोगों को ये टॉपिक आपके फाइनल पेपर में मिड टर्म्स तो हो गए लेकिन फाइनल में आ जाता है तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्लान करके लिखना है। ऐसे नहीं जैसे मैंने कर दिया, ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। बाकी प्लानिंग जो है वो हर स्टूडेंट की अपना एक डिज़ाइनिंग लेवल होता है, तो वो हर स्टूडेंट जो है वो अपने अपने लेवल पर जाकर चीज़ों को डिज़ाइन करना जानता है कि मैंने अपना एक टॉपिक किस तरह से लिखना है। बेटा उसके बाद जो है वो हमारे जो हैं वो बेनिफिट्स आ जाते हैं, ग्रुप बिहेवियर्स के बेनिफिट्स आ जाते हैं कि ग्रुपिंग का बनाना ये क्या क्या बेनिफिट्स देता है ऑर्गेनाइजेशंस को। ओके बेटा लेट्स स्टार्ट। अच्छा हमारे जो बेनिफिट्स थे वो बेसिकली इस लिहाज से भी होते हैं कि ग्रुप के बिहेवियर्स के लिहाज से होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि डिसीजंस का होना, ठीक है, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें ग्रुप बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ग्रुप बिहेवियर सबसे पहले तो कंप्लीट इन्फो, यानी कि ग्रुप के हर मेंबर के पास जिसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो उतनी इन्फॉर्मेशन लेके तो वो पूरा जो उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल जैसे CID इंडिया का एक शो है, आप में से शायद हर स्टूडेंट ने देखा हो। तो CID में जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, जो एक्टर्स हैं उनके। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है जब उन्होंने कोई काम करना होता है तो उनमें से वो जो बड़ा है, मुझे उसका नेम नहीं पता, मैंने देखा भी बहुत देर पहले देखती थी, लेकिन जो बड़ा है जो सबसे उनका मतलब हेड है, वो जब उसने कोई काम करवाना होता है तो वो सबको काम जो है असाइन कर देता है, तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो, ठीक है। तो जब ग्रुप का लीडर ग्रुप मेंबर्स को काम दे देता है और वो बंदा अपने अपने लिहाज पे काम करता है तो अल्टीमेटली जब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है तो वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस नॉर्म्स होती हैं, हर एक का काम करने का अपना, वो तो ग्रुप जब बनता है तभी परफॉर्मेंस नॉर्म्स होते हैं। यानी कि कोई ऐसा नहीं होता कि
विदाउट एनी एटिकेट्स काम हो रहा है, विदाउट एनी डिसिप्लिन काम हो रहा है, ऐसा नहीं होता। डाइवर्सिफाइड व्यूज़ होते हैं, फिर हर बंदा अपने अलग अलग से व्यूज़ पेश करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे सीआईडी में जिसको जो लग रहा होता है, जो शक होता है चीज़ों को लिंक करके, वो वैसे ही अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करता है कि मुझे ये रीज़न समझ आ रही है, मुझे ये रीज़न समझ आ रही है, मुझे ये रीज़न समझ आ रही है। तो एक जो व्यूज़ होते हैं वो डाइवर्सिफाइड होते हैं, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट से अगर एक क्वेश्चन कर लिया जाए क्लास में, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट आंसर करेंगे वो सब अपने अपने डिफरेंट व्यू के साथ करेंगे। डाइवर्सिफाइड का मतलब चेंज व्यू के साथ करेंगे। और क्वालिटी डिसीजंस होते हैं, फिर डेफिनेटली कुछ लोग बहुत अच्छा सोच सकते हैं, कुछ लोग नॉर्मल सोच सकते हैं, लेकिन जो अच्छा सोच सकते हैं फिर उनको उनकी जो सोच को, उनके व्यूज़ को सराहा भी जाता है और उसको एक्सेप्ट करके फिर जो क्वालिटी डिसीजंस भी लिए जाते हैं और एक्सेप्टेंस भी फिर होती है उसके ऊपर। उसके अलावा बेटा ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो सबसे बड़ा एक काम है। जब ग्रुपिंग में चीज़ हो रही होती है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये क्या होता है, आपके ब्रेन में एकदम से लेट्स सपोज कि आपको मैंने जो है वो एक असाइनमेंट दे दी और मैंने कहा कि ये आपका क्विज़ है, और क्विज़ भी मैंने आपको बज़र राउंड वाला क्विज़ कहा कि जिसके माइंड में जो मतलब कंपटीशन की बेस पे हो गया ना कि दो ग्रुप्स बन गए आपकी क्लास के, तो 14 28 तो मुझे फिगर याद हो गए हैं आपके हैं। तो लेट्स सपोज़ कि दो ग्रुप बन गए हैं 14 मेंबर्स के, और आपके जो है वो मैंने क्वेश्चन किया तो मैंने कहा कि जो जिनको पहले जिस ग्रुप को पहले आंसर आता होगा वो बज़र बजा देगा, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन बोलूँगी तो आपके ब्रेन में एक फ़ौरन से कोई क्या आंसर आप जो है वो फ़ौरन से इन चीज़ों को जो है वो मैच कर रहे होंगे और उसको जो है वो लिंक करके आप फ़ौरन से आपकी ये कोशिश होगी कि बज़र बजाएँ और हम अपने जो है वो आंसर को करें। तो बेटा एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है जब ग्रुप वर्क होता है। उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं डिसीजंस मेकिंग के लिए, जो है ना वो कॉन्फ्रेंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, और फिर उस बेस पे जो है वो ग्रुप के सारे लोगों को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है और फिर डिसीजंस बनाए जाते हैं। सो बेटा एनी हाउ ये हमारा ग्रुप बिहेवियर था, ग्रुप मेकिंग थी। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये कंप्लीट टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो कि आपके लेवल पे और आपके सिलेबस में है। एंड आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स को ये समझ आया हो। अगर नहीं भी आया तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन फॉर मी। ओके बेटा, कोई भी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।